हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखो बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को 12th क्लास के सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था कि इसके अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, अपनी जो बुक है वो 2 पार्ट में है, जिसमें आज अपन लोग पहला पार्ट इसका जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यानी इसकी जो पहली यूनिट है वहाँ से अपन लोग शुरुआत करेंगे। देखो, इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा कम है और उसके अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन बोल दो या फिर डेरिवेशन जो है वो थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं है इसलिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो बहुत मज़ेदार पोर्शन है ये पढ़ने में, राइट। देखो, अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट जो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। अब ये स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, इसे क्या मतलब है, ये अपन लोग जानेंगे आज की क्लास में। और अपन लोग विद्युत आवेश के बारे में देखेंगे कि विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और उसकी जो खोज है वो कैसे हुई, कहाँ से इसका पता लगा कि ऐसी भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की आवेश वाली, राइट। ये सारी चीज़ें अपन लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्थिर वैद्युतिकी क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं अपन लोग। तो देखो, आप लोगों ने जनरली 11th क्लास में जो पहला चैप्टर था फिजिक्स का, उसके अंदर पढ़ा था कि जो फिजिक्स है वो अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड है, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे कि 11th क्लास में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, तो ये सारी क्या है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक फिजिक्स की ब्रांच होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इस ब्रांच के अंदर, फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, किससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ते हैं, क्या अध्ययन करते हैं। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन लोग टेम्परेचर वगैरह और सिस्टम्स वगैरह, सराउंडिंग्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी फ्लूइड की सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी वाटर जो होता है उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या प्रॉपर्टी होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह देखा अपन लोगों ने, बर्नौली इक्वेशन देखी, ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके अंदर अपन लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है ये देखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बच्चों वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला जो वर्ड है बच्चों, एक तो है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, जहां पर इलेक्ट्रो से मतलब होता है बच्चों चार्ज। इलेक्ट्रो का मीन्स क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स मतलब है बच्चों रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जब चार्ज है वो रेस्ट पर होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, उनके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, यानी चार्ज मतलब आवेश और रेस्ट मतलब विराम। यानी कि जब आवेश है वो विराम अवस्था में स्थित होगा तो वो क्या क्या इफेक्ट शो करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, प्रदर्शित करता है, उस ब्रांच के अंदर, फिजिक्स की उस ब्रांच के अंदर अपन पढ़ते हैं क्या, चार्ज के बारे में। ठीक है, तो अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी है इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो हो सकती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन विराम अवस्था में स्थित आवेश के बारे में पढ़ते हैं और वो क्या क्या प्रॉपर्टी अपन को शो करता है, उसके क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन लोग किसमें पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। बोलो, बात समझ में आई। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या करेंगे अपन लोग, जो चार्ज होता है वो जब रेस्ट पर रहता है, यानी एक चार्ज है मान लो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो चार्ज यहाँ पड़ा हो तो उसके क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ रखे होने के कारण आसपास का जो एरिया है उस पर वो क्या प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, वो अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, एक और भी ब्रांच होती है बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है।
जिसके अंदर अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि जो चार्ज होता है वो गति की अवस्था में जब होता है तो कौन कौन से प्रभाव प्रदर्शित करता है, कौन कौन से इफेक्ट शो करता है, वो जो अपन पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी किसके अंदर पढ़ते हैं, गतिक वैद्युतिकी के अंदर पढ़ते हैं। उसका नाम है बच्चों गतिक वैद्युतिकी, गतिक वैद्युतिकी। ठीक है, ये भी अपने सिलेबस में है। ठीक है, गतिक वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, बोल दो। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर आ जाता है तो वो जो प्रॉपर्टी शो करता है वो जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर, जिस शाखा के अंदर अपन लोग पढ़ते हैं वो होती है बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, गतिक वैद्युतिकी। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अपनी जो पहली यूनिट है बच्चों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। यानी इस पहली यूनिट के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे कि जब चार्ज है वो रेस्ट पर होगा, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज रखा हुआ है या फिर यहाँ उपस्थित है चार्ज, तो चार्ज की उपस्थिति के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं वो अपन पहली यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अब पहली यूनिट के अंदर अपनी एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर पहली यूनिट के अंदर बच्चों 2 चैप्टर दिए गए हैं और वो दो चैप्टर है बच्चों वो अपनी बोर्ड एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के। ठीक है, अब ये तो 2 चैप्टर हैं। सबसे पहले अपन पहले चैप्टर की अगर बात करें, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के अंदर अपन लोग देखेंगे कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि आवेश क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, फिर कूलॉम्स लॉ अपन देखेंगे कि 2 चार्ज पार्टिकल रखे हुए होते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, वो कितना फोर्स लगता है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है इस पर रखा हुआ है तो इसके अराउंड एक एरिया बन जाता है जिसे अपन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है वो अपन लोग देखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज का, एक बिंदु आवेश का क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। उसके बाद में अपन अप्रोच करेंगे बच्चों गाउस नियम पर। गाउस नियम क्या होता है और गाउस नियम के अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग के अंदर अपन लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो देखा कि एक बिंदु आवेश होगा उसका क्या इफेक्ट होगा, फिर जो गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर देखिए किसी वस्तु है उस पर जब आवेश रखा हुआ होगा तो उस पर आवेश की उपस्थिति के कारण उस वस्तु जो है वो अपने आसपास के एरिया पर, आसपास के क्षेत्र पर क्या प्रभाव प्रदर्शित करती है वो अपन लोग देखेंगे। तो इतनी स्टडी अपन लोग, इतने टॉपिक्स जो हैं वो अपन चैप्टर नंबर 1 के अंदर कवर करेंगे। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, देखो बिंदु आवेश के कारण क्या प्रभाव उपस्थित हुआ, विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब जो आवेश है उसकी उपस्थिति के कारण एक दूसरा और प्रभाव प्रदर्शित होता है, एक दूसरा प्रभाव और उत्पन्न होता है, वो जो है बच्चों वो है स्थिर विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव के बारे में अपन लोग देखेंगे। ठीक है, फिर इसी चैप्टर के अंदर आगे अपन आएंगे तो आएगा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो आवेश है, आवेश की जो उपस्थिति है वो एक और प्रभाव प्रदर्शित करती है, उसका नाम है बच्चों धारिता। तो अपन लोग धारिता के बारे में देखेंगे और इसी के अंदर अपन लोग कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटर का सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पहली यूनिट है इसके अंदर अपन लोग इतने टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जो 6 नंबर की होगी आपकी बोर्ड की एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये तो बात हुई कि चार्ज जब उपस्थित है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बारे में अपन यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे। फिर यूनिट नंबर अपनी जो 2 आएगी, जो 2 नंबर यूनिट आएगी वो आएगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कारण, यानी आगे के जो चैप्टर अपने होंगे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के होंगे। यानी अब पहले जो 2 चैप्टर उसके अंदर आवेश को अपन हिलाएंगे नहीं, आवेश जहाँ उपस्थित होगा उसको वही पड़ा रहने देंगे, उसको मोशन नहीं करेगा आवेश। ठीक है, लेकिन जब आगे अपन पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर के अंदर आगे आएंगे अपन लोग, सेकंड यूनिट के अंदर आएंगे तो उसमें क्या होगा, चार्ज मोशन करने लग जाएगा। अब चार्ज की मोशन के कारण जो प्रॉपर्टी शो होती है वो, या फिर जो इफेक्ट प्रदर्शित होता है वो अपन लोग आगे की यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कि आवेश गति करने लग गया, आवेश की गति के कारण जो क्षेत्र आएगा या फिर जो प्रभाव होगा वो पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि आवेश की गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है या विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर होती है। तो आवेश जैसे ही प्रवाहित होने लगेंगे तो विद्युत धारा की कंसेप्ट आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की कंसेप्ट आ जाएगी, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। राइट, तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना पहली यूनिट
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, यानी चार्ज जब रेस्ट पर होता है या आवेश जो है वो विराम अवस्था में होता है तो वो क्या क्या प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसका अध्ययन अपन जिस फिजिक्स की जिस शाखा के अंदर करते हैं उसको स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई? पता लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? अब बच्चों देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको जब आगे इसके अनुप्रयोग हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपन पढ़ते हैं तो ये उपयोग कहाँ पर आती है, अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका अनुप्रयोग क्या है, कहाँ पर अपन इसको यूज ले रहे हैं डेली लाइफ के अंदर। तो जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसके अंदर भी अपन लोग ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसकी कंसेप्ट काम में ली जाती है। ऐसे इसके और भी अनेक अनुप्रयोग हैं जो अपन लोग देख सकते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर। समझ आई बात? अब अपन चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 है बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में अपन लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहली अपनी हेडिंग होगी इस चैप्टर की वो विद्युत आवेश, क्योंकि देखो अपन ये जो यूनिट्स पढ़ेंगे लगभग अपना जो 2-3 यूनिट होगी उनके अंदर आवेश चलेगा, आवेश काम में आएगा। तो आवेश बार बार में अपन वर्ड काम में लेंगे तो अपन को पता तो होना चाहिए कि आवेश होता क्या है, ये क्या बला है। तो देखो सबसे पहले अपन बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने प्रकार का होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आवेश का ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, चार्जिंग मेथड वगैरह ये सारी चीज़ अपन लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो विद्युत आवेश है क्या। अगर मैं आप लोगों को इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन बताऊं, वैसे तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है लेकिन अपन नॉर्मल डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है वो कोई भी वस्तु होती है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वस्तु है उसका आंतरिक गुण होता है। ठीक है, जो क्या करता है विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपन आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो आवेश की उपस्थिति के कारण अपन लोग आगे बताऊंगा आप लोगों को कि आवेश की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र आ जाता है और जब आवेश मोशन करने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है। ये आगे की चैप्टर में अपन लोग देखेंगे और अभी आप लोगों को बताएंगे आगे इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या हुआ कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये तो हुई चार्ज की बात। अब ये जो चार्ज है, आवेश है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से पता लगा कि कोई भी वस्तु है उसकी ऐसी भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपन लोग देखते हैं। तो अगली जो अपनी हेडिंग होगी बच्चों वो होगी विद्युत आवेश की उत्पत्ति। विद्युत आवेश की उत्पत्ति सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया कि ऐसी भी कोई एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखो इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेलस। एक थेलस नाम का साइंटिस्ट था जो बाल्टिक सागर के किनारे बैठा हुआ था। कौन सा सागर बच्चों? बाल्टिक सागर। जो बाल्टिक सागर के किनारे बैठा हुआ था वहां पर क्या हुआ, इसको एक एम्बर की छड़ मिली। उसको किसकी छड़ मिली? एक एम्बर की छड़ मिली, या मान लो एक एम्बर पदार्थ मिला इसको। अब ये एम्बर क्या होता है? तो एम्बर होता है बच्चों बाल्टिक सागर के निकट पाए जाने वाला पीले रंग का रिजेनिक पदार्थ होता है। पीले रंग का एक पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के निकट पाया जाता है। तो वहाँ इसने एम्बर को देखा
तो इसने क्या किया, एम्बर को जो छड़ थी उसको उठाया और वो घास फूस या फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों इनके पास में लेके गया। लेके जाने पर उसमें कोई प्रभाव शो नहीं हुआ। यानी उसने क्या किया, एम्बर की मान लो एक ये छड़ है, ये एम्बर की एक छड़ है, ठीक है, ये एम्बर की छड़ है। इसके पास में जब अपन कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेके जाते हैं तो वो इससे आकर्षित नहीं होते, नहीं प्रतिकर्षित होते, मतलब कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। फिर क्या किया, इसने इस एम्बर की छड़ को ऊन से रगड़ लिया। ऊन से क्या किया, इसने इस एम्बर की छड़ को रगड़ा। ऊन से रगड़ने के बाद में इसने क्या किया, इस एम्बर की छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, घास फूस की छोटी छोटी पत्तियों इनके पास में लेके गया। तो इस एम्बर में एक गुण आ गया कि ये घास फूस की पत्तियों, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, इन सूखी घास फूस की पत्तियों, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, इनको क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो उसने देखा ये क्या हुआ, जादू। तो इस जादू के बारे में आगे चल के साइंटिस्ट वगैरह थे, इन्होंने बताया कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक चार्ज नामक कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसके अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने जाके अलग अलग इसके बारे में डेवलपमेंट किया, जहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो गुण आया इसके अंदर, ये आगे चल के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो रोड थी, ये ऊन की छड़ से, ऊन के कपड़े से या ऊन से रगड़ने पर ये जो एम्बर की छड़ थी ये विद्युतमय हो गई। क्या हो गई बच्चों, विद्युतमय हो गई, ये विद्युतमय हो गई, या फिर इसमें विद्युत का गुण आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता लगा कि चार्ज नामक कोई प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट की चार्ज नामक एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? क्या इसकी उत्पत्ति की कहानी समझ में आई कि एक थैलस नामक साइंटिस्ट था जो बाल्टिक सागर के निकट बैठा हुआ था, उसने एक एम्बर नामक पदार्थ मिला, उसने जब उसको ऊन से रगड़ा तो रगड़ने के पश्चात, अगर यदि रगड़ने के बाद वो उसको घास फूस की सूखी पत्तियों, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों इनके पास में लेके गया, तो उसने क्या किया, उन सबको आकर्षित कर लिया। यानी उसके अंदर उनको आकर्षित करने का गुण आ गया। उस गुण को बोला गया कि वो जो एम्बर की छड़ है वो विद्युतमय हो गई। तो ऐसे चल के बच्चों आगे आगे जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, ऐसे चल के आगे आगे इसकी उत्पत्ति की। अब जो बच्चों ये जो एम्बर है, ये जो एम्बर है, इसका ग्रीक शब्द जो होता है, एम्बर एक ग्रीक शब्द है। एम्बर का ग्रीक शब्द जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन होता है। एम्बर का जो ग्रीक शब्द होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों चार्ज के बारे में बताया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ से खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें आगे आगे डेवलपमेंट होता गया। जैसे जैसे साइंटिस्ट थे उन्होंने आगे आगे क्या किया, खोज करते गए और ऐसे आगे आगे डेवलपमेंट इसका होता गया। फिर एक बड़ी शाखा है, अलग अलग, जैसे आप लोग देखते हो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अलग अलग हर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट के अंदर। तो इस प्रकार से वो यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। अब देखो अपन लोग देखते हैं कि जो आवेश है वो कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ अपन लोग देखेंगे। देखो बच्चों ये जो अपनी यूनिट है इसके अंदर सारा जो खेल होगा वो आवेश का ही होगा, सारी जो बातें होंगी वो आवेश के इर्द गिर्द ही घूमेंगी। तो इसलिए आपको आवेश को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टी है और क्या सारी चीज़ें हैं। तो अपन लोग देखते हैं आवेश के प्रकार, कि आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और ये किसने बताया, ठीक है। तो जो आवेश होता है उसके प्रकार देखते हैं, आवेश कितने प्रकार का है। अगली जो अपनी हेडिंग है बच्चों वो है आवेश के प्रकार या आवेशों के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो जो आवेश होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है बच्चों ऋणात्मक आवेश, या पहले धनात्मक लिख लेते हैं अपन, अच्छा लगता है लिखने में, ये पहले ही नेगेटिविटी फैल जाएगी वरना, है ना। धनात्मक आवेश, इसको अपन लिख सकते हैं धनावेश। क्या लिख सकते हैं बच्चों, धनो नहीं, धनावेश। पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिखा हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है। दूसरी जो होता है बच्चों वो होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, इसको बोल सकते हैं बच्चों ऋणावेश। क्या होता है ये, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये बच्चों ये नाम कहाँ से दिया गया, आवेश के जो टाइप्स है इसकी खोज किसने की और ये नाम कहाँ से आया कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश।
तो ये बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसकी जो खोज है वो कहाँ से हुई, कहाँ से ये शब्द उत्पन्न हुए, इनको नाम किसने दिया, धनावेश, ऋणावेश, ठीक है। तो इसके बारे में तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तब तक आप लोग धैर्य बना के रखें। अब अपन लोग देखते हैं जो आवेश होता है उसका जो सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। तो अपना जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है अपना वो है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अपन लोग थोड़ी सी मोटी मोटी सी बातें कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी जो पदार्थ है बच्चों वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु के अंदर जनरली 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें और देखो जो परमाणु होता है उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ये सब आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, सबसे पहले मान लो ये नाभिक है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। नाभिक जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है और इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये लो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी कक्षा में ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सामान्यतः कोई भी वस्तु होती है या फिर कोई भी पदार्थ होता है वो विद्युत उदासीन होता है। अब वो विद्युत उदासीन क्यों होता है, तो बच्चों उसके अंदर जितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। यदि कोई पदार्थ है वो विद्युत उदासीन है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्लस का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस का इतना ही चार्ज होता है, माइनस का क्या, इतना ही चार्ज होता है। इसलिए बच्चों इसमें अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन हैं, तो ये तो प्लस के ये माइनस के, तो यहाँ से चार्ज क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। इसलिए कोई भी पदार्थ जो है वो सामान्यतः क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसके उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप लोगों को देखो ये बात ध्यान में रखनी है कि विद्युत उदासीन, आपको बोला जाए कोई भी पदार्थ विद्युत उदासीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो क्या है, बराबर है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है उसके अंदर प्रोटॉन है। तो इसलिए क्या हुआ, वो विद्युत उदासीन हो गया, ठीक है। विद्युत उदासीन का कतई मतलब नहीं है कि क्या है, इसमें चार्ज नहीं है, शून्य चार्ज है, मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। यह है बच्चों विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आगे देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन लोग। देखो आप लोगों को बोला जाए कि कोई भी वस्तु है वो धनावेशित होती है और कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, इससे क्या मतलब होता है वो देखते हैं अपन। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई वस्तु है, ये मेरे पास ये एक वस्तु जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर परमाणु के, और इसके बाहरी कक्षा के अंदर, इसकी बाहरी कक्षा में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। इसकी बाहरी कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। ये लो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। अब देखो जब भी आवेश के स्थानांतरण की बात आए तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा। क्यों, इसको देखते हैं। देखो बच्चों
जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं ये तो क्या होते हैं, नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये नाभिक के अंदर उपस्थित है। अब देखो नाभिक के अंदर उपस्थित है तो इनके अंदर प्रोटॉन के बीच में बल लगेगा, फोर्स लगता है, और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है। यानी प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, यानी एक दूसरे पर भी क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, यानी ये जो नाभिक के अंदर उपस्थित हैं तो इन पर जो बल कौन सा लगता है, नाभिकीय बल लगता है। अब आपको पता है अपने ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे मजबूत जो बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। अब अगर अपन को प्रोटॉन को बाहर निकालना है इससे तो क्या करना पड़ेगा, नाभिकीय बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। मान लो ये एक चुंबक है, ये दो चुंबक है, ये ऐसे चिपकी हुई है। अब मेरे को इनको दूर दूर करना है, यानी इस चुंबक को हटाना है इससे, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है उससे ज़्यादा अगर मैं बल लगाऊंगा तो हटा दूंगा, अगर कम बल लगाऊंगा तो नहीं हट पाएगा। तो इसी प्रकार से अगर प्रोटॉन को बाहर निकालना होगा परमाणु से तो अपन को नाभिकीय बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और ये बच्चों पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अपने पास में उतना फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपन नाभिक से प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, या फिर बोल दे परमाणु से प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब स्थानांतरण होगा किसका, तो देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं इसके। अब देखो ये नाभिक है और यहाँ से इसकी कुछ दूरी है इलेक्ट्रॉन की, ये जो दूरी है ये मैंने मान ली R1। ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इससे R2 दूरी पर है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में ये R3 दूरी पर है, सबसे लास्ट कक्षा में। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ से देखने पे पता लग रहा है R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, यानी R3 सबसे बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी नाभिक से दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब नाभिक से दूरी ज़्यादा होगी तो जो प्रोटॉन या फिर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण का बल लगता है वो क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी जो बल है वो कम लगता जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² की, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। आप लोग इसको समझ भी सकते हो, जैसे मान लो दो चुंबक हैं, ये पास में रखी होगी, कुछ फोर्स लगाए, इनके बीच की दूरी बढ़ाते जाओ, इनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल का जो मान है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है या फिर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण का जो बल लग रहा है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर सबसे बाहरी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती ही वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं परमाणु से, इस कक्षा से बाहर निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। जब कभी भी आवेश स्थानांतरण की बात आएगी तो मतलब अपन को इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है, न कि प्रोटॉनों का। तो इसमें सारा जो खेल होगा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन द्वारा खेला जाएगा। ये जो खेला होगा ना, खेला, ये इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसमें गेम चेंजर का काम करेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई बच्चों। इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे अपन लोग निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस परमाणु को थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसको एनर्जी मिलते ही क्या हुआ, इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है उसमें वो जो फोर्स लग रहा है जो बंध से बंधा हुआ है ये नाभिक से, वो बंध टूट जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा, देखो आगे अपन पढ़ेंगे, दो आवेशन की विधियां पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। जब दो ऑब्जेक्ट को अपन रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, एक ऋणावेशित हो जाती है। तो अपन को कैसे पता करेगा, कैसे पता लगेगा, कैसे अपन बताएंगे कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। तो आप बोलोगे कि सर जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगी वो क्या होगी, धनावेशित हो जाएगी, जो ग्रहण कर लेगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। आगे देखेंगे अपन। ठीक है, लेकिन देखो अपन बात करें यहाँ पर दो कोई भी वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। ठीक है, अब धातु है, देखो अपन लोग एक चैप्टर आएगा अपना विद्युत प्रभाव वाला, विद्युत प्रकाश प्रभाव, उसके अंदर देखेंगे एक शब्द आता है कार्यफलन। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, कार्यफलन क्या होता है। एक शब्द आता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन या कार्यफलन क्या होता है इसके बारे में बताऊं कि जैसे कोई धातु है, ठीक है, उसको अपन ने एनर्जी दी और उसको इतनी एनर्जी दे दी कि उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे मुक्त हो जाए, तो वो जो न्यूनतम एनर्जी रहती है वो क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाता है।
किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए जितनी न्यूनतम एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कार्यफलन कहलाता है, जिसको अपन लोग फाई से लिखते हैं। जिसको किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। अब एक ही ऑब्जेक्ट ए है, एक ही ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। इसके लिए कार्यफलन फाई 1 है और इसके लिए कार्यफलन फाई 2 है, ठीक है। अब आपको बोल दिया गया कि फाई 1 ग्रेटर देन फाई 2, फाई 1 ग्रेटर देन फाई 2, यानी कार्यफलन किसका ज्यादा हुआ? ए का कार्यफलन ज्यादा है, बी का कार्यफलन क्या है? कम है। मतलब ए को अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और बी को उससे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त किससे हो जाएंगे? थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही किससे हो जाएंगे? बी से मुक्त हो जाएंगे। यानी बी से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकल के, ठीक है। तो इसलिए बी तो क्या हो गया बच्चों? धनावेशित हो गया। बी तो क्या हो गया? धनावेशित हो गया। और ये क्या हो जाता है बच्चों? ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। तो कार्यफलन की कंसेप्ट समझ में आ गई। आप लोगों से कोई पूछ ही ले कि जो कोई भी वस्तु है उनको दोनों को रब करते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो एक वस्तु है वो धनावेशित हो जाती है, एक वस्तु वो ऋणावेशित हो जाती है? तो आपका जवाब होगा कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। फिर आपसे पूछे कि कैसे पता लगेगा कि इसने त्याग क्यों किया? आपको पूछ रहे कि इसने ही त्याग क्यों किया? ये भी तो कर सकती थी, या फिर ये भी तो ग्रहण कर सकती थी, इसने ही क्यों किया? ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बच्चों वो चीज़ अपन कहाँ से बताएंगे? कार्यफलन से बताएंगे कि जिसके लिए कार्यफलन की दोनों में से जिसके लिए कार्यफलन की वैल्यू कम होगी उससे वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और जिसके लिए ज़्यादा होगी वो ग्रहण कर लेगी, क्योंकि एक त्यागेगी तो एक ग्रहण करेगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों क्या होता है? जिसके लिए कार्यफलन की वैल्यू कम होगी, दोनों दो ऑब्जेक्ट कंपेयर कर लेंगे अपन, 2 या 2 से ज़्यादा, जिसके लिए कार्यफलन की वैल्यू कम होगी वो तो क्या करेगी? वो धनावेशित हो जाती है। और जो ग्रहण करेगी यानी जिसके लिए कार्यफलन की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या? ऋणावेशित। समझ में आ गई? बोलो, धनावेशित और ऋणावेशित। इसको देखो अपन एक और तरीके से समझ सकते हैं, मैं समझाता हूँ। देखो आप लोगों को ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ख्याल से विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो, धनावेशित और ऋणावेशित का कंसेप्ट अपने समझ में आई कि जो उसके लिए कार्यफलन की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगी? वो ऋणावेशित होगी, और इसके लिए कार्यफलन की वैल्यू कम होगी वो क्या होगी? धनावेशित होगी, ठीक है। एक ये कोई 2 वस्तु है, एक ए है और ये कोई एक वस्तु बी है, ठीक है। इसमें जो प्रारंभ के अंदर इनिशियली इसके अंदर बी सी तो प्रोटॉन है और बी सी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये जो वस्तु है इसके अंदर 15 तो प्रोटॉन है और 15 इसके अंदर बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपको पता है इसके अंदर देखो जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा, यानी विद्युत उदासीन होगी, न्यूट्रल होगी। ये भी विद्युत उदासीन होगी क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर भी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने इन दोनों को रब किया, इन दोनों को रगड़ने से क्या हुआ? ये जो ए वस्तु थी इसने इसको इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यही क्यों करेगी? मैंने बताया भी कार्यफलन से, जिसके लिए कार्यफलन की वैल्यू कम होगी वो ट्रांसफर कर देगी इलेक्ट्रॉनों का। तो इसने क्या किया? इसको इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर दिया, और वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। इसने क्या किया? ए वस्तु ने बी को 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों? क्या इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बचे? 2 यहाँ से निकल के चले गए तो कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन बचे। और इसमें कितने हो गए? 15 पहले से हैं, 2 और आ गए इसके पास में, तो कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 हो गए। अब बोलो इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसके अंदर 15 तो प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो किसकी बाहुल्यता है? कौन सा चार्ज ज़्यादा है? जो ज़्यादा होगा वही तो अपना प्रभाव जमाएगा। अरे जो शक्तिशाली होगा वही तो अपना प्रभाव जमाता है। तो यहाँ पर शक्तिशाली कौन है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो 15 ही है, इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है, तो ये क्या 2 ज़्यादा तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो इसलिए ये जो वस्तु है ये क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? ऋणावेशित हो जाती है। अब इसमें कौन ज़्यादा है? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जैसे मान लो 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, एक के पास 15 बंदे हैं, एक के पास 20 बंदे हैं, तो कौन सा रोप ज़्यादा, किसका प्रभाव ज़्यादा होगा? वहाँ पर 20 वाले का, क्योंकि उसके पास बंदे ज़्यादा हैं, ठीक है। वैसे ही बच्चों क्या है, यहाँ पर इसमें 20 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है,
प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये अपना प्रभाव दिखाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी धनात्मक आवेश आ जाएगा। इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनात्मक। और इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, इसने क्या किया देखो, इसने इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया, यानी इसने इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया, इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, इसमें चले गए। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को गेन किया। तो यहां से देखो, जो इलेक्ट्रॉनों का लॉस करता है या फिर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है वो तो क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करती है वो ऋणात्मक हो जाती है। आप लोगों को पता है, देखो यहाँ पर देने वाला धनवान और लेने वाला ऋणी, यानी जनरली अपन लोग देखते हैं, अपन किसी आदमी से कोई चीज़ मांगते हैं, ठीक है, तो अपन को कौन देगा? मान लो पैसे लेने अपन को, तो धनवान आदमी होगा वो पैसे देगा, और लेने वाला क्या हो जाएगा? उससे ऋणी हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या हो गया? ऋणात्मक आवेश आ गया, यानी ऋणी हो गया इलेक्ट्रॉन, इससे इसने ग्रहण किए, तो ये क्या हो गया? इसका ऋणी हो गया, यानी इस पर कौन सा चार्ज आ गया? ऋणात्मक आवेश आ गया। और ये धनवान था, इसलिए इसने इसको क्या किया? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला या फिर देने वाला धनवान और लेने वाला ऋणी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को जो देगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने खुद से निकाल के देगा दूसरे को, वो तो धनावेश आ जाता है उस पर, या धनात्मक आवेशित हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? धनावेश और ऋणावेश की बात, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी थी, वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था विद्युत आवेश का, वो क्या था। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया, कार्यफलन की एक कंसेप्ट बताई कि कौन सी ऋणावेशित होगी, कौन सी धनावेशित होगी, अपन को कैसे पता लगेगा कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो वो कार्यफलन की कंसेप्ट से पता लग गया अपन को, वो बताया मैंने। ठीक है, यानी कार्यफलन क्या है ये मैंने बताया कि कोई भी धातु है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की, सीधी सीधी भाषा में समझ लो, कोई भी धातु उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसका कार्यफलन होता है। अब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जिसके लिए कार्यफलन की वैल्यू कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देती ही वो क्या हो गया? धनात्मक आवेश आ गया उस पर। और जिसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया वो क्या हो गया बच्चों? ऋणावेशित हो गया। तो दो वस्तुओं को जब एक दूसरे से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो अपन को पता लगना जाना चाहिए कि कौन सी ऋणावेशित होगी और कौन सी धनावेशित होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम कैसे पड़ा, वो जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। अभी आप लोगों को 2-3 छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ विद्युत आवेश के बारे में, फिर अपनी आज की क्लास अपन लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आवेश के बारे में, जहाँ से कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, 1 आध नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो देखते हैं अपन लोग। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है, पहला नंबर, यदि आवेश स्थिर हो, यदि आवेश स्थिर हो, यदि आवेश है वो मोशन नहीं कर रहा हो, वो रेस्ट पर हो। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है Q, ये रेस्ट पर है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो ये रेस्ट पर होगा तो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र। कौन सा प्रभाव? विद्युत प्रभाव या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी बच्चों? आवेश की आवश्यकता होगी। एक मौलिक गुण होता है, मूल गुण होता है। ठीक है, तो आवेश जब स्थिर होगा तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आगे भी पढ़ेंगे अपन लोग, ये आवेश है यहाँ रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक चुंबक होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसमें जब दूसरी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को अपन लेके जाते हैं तो उसको आकर्षित करती है, या चुंबक को लेके जाएंगे तो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। वैसे ही बच्चों क्या होता है, जब आवेश स्थिर होगा या आवेश की उपस्थिति के कारण क्या होगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा उसके चारों ओर। फिर दूसरा जो है बच्चों वो है, यदि आवेश, 3 चीजें हैं छोटी छोटी, यदि आवेश एक समान वेग से गति करे, या फिर यदि आवेश गतिशील हो, गति करे, एक समान वेग से गति करे, यदि आवेश है वो एक समान वेग से गति करेगा तो देखो
कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे उससे। देखो कोई चार्ज है, वो v वेलोसिटी से, कांस्टेंट है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसे कौन सा प्रभाव, देखो आवेश की उपस्थिति है, वो चाहे गति करे चाहे रेस्ट पर हो, आवेश की उपस्थिति के कारण ही वहाँ पर विद्युत क्षेत्र आ जाता है। तो आवेश की उपस्थिति है, क्योंकि आवेश एक आवेश मान लो ये गति कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो आवेश की उपस्थिति है, तो उपस्थिति के कारण कौन सा क्षेत्र आ गया, विद्युत क्षेत्र। चाहे वो गतिशील हो आवेश या फिर रुका हुआ हो, रेस्ट पर हो, आवेश होना चाहिए, बस होते ही विद्युत क्षेत्र तो अपने आप ही आ जाएगा, आ गया विद्युत क्षेत्र। अब जब आवेश है वो गतिशील हो गया, आवेश जब गति करने लग जाता है तो एक प्रभाव और प्रदर्शित करता है, वो है चुंबकीय प्रभाव। यानी जब आवेश एक समान वेग से गतिशील होगा तो वो दो प्रभाव प्रदर्शित कर दिए उसने, एक तो कौन सा, विद्युत क्षेत्र का, और दूसरा कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। यानी वो दूसरा कौन सा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आवेश स्थिर आवेश है तो किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब आवेश गतिशील हो जाता है एक समान वेग से, जब आवेश एक समान वेग से गतिशील होगा तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों शो करेगा, दोनों प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यदि आवेश त्वरित गति कर रहा हो, त्वरित हो या त्वरित गति कर रहा हो, यानी कोई चार्ज है वो त्वरित गति करेगा, मतलब असमान वेग से गति कर रहा हो, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, असमान वेग से, असमान वेग से, या फिर जिसके लिए एक्सेलरेशन का मान हो, एक्सेलरेशन हो जिसके अंदर, जिस आवेश के अंदर एक्सेलरेशन हो, ठीक है, असमान वेग से गति कर रहा हो, तो वो बच्चों कौन कौन से प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखो आवेश तो है, अब वो गति करे या न करे तो कौन सा प्रभाव आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत प्रभाव तो इसमें आ गया। ठीक है, फिर वो गति कर रहा है, चाहे वो समान वेग से करे चाहे असमान वेग से करे, तो कौन सा प्रभाव आ जाएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव और आ जाएगा। फिर अगर वो त्वरित गति कर रहा है तो बच्चों एक और चीज जनरेट होती है, वो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, सॉरी क्षेत्र रेखा नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी समझना तीनों चीजों को वापिस से, आवेश जब स्थिर अवस्था में होगा, आवेश जब अपनी स्थिर अवस्था के अंदर होगा या रेस्ट पर होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी आवेश की उपस्थिति के कारण ही विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। फिर जब वो गति करने लग जाएगा, चाहे वो असमान वेग हो या क्या हो, एक समान वेग हो, ठीक है, यानी त्वरित गति कर रहा हो या एक समान वेग से गति कर रहा हो, तो उसमें एक प्रकार का और प्रभाव आ जाता है, विद्युत क्षेत्र। अब आवेश है ये, ठीक है, यहाँ है, अब चाहे गति करे चाहे नहीं करे, विद्युत क्षेत्र तो आ गया इसके चारों ओर। फिर जब गति करने लग जाएगा तो एक और आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र तो है ही, दूसरा और कौन सा आ गया, चुंबकीय क्षेत्र। फिर ये असमान, कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, असमान वेग से गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो कौन कौन से, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो आवेश की उपस्थिति के कारण आया, और आवेश की गति के कारण कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र आया। और अगर उसकी गति त्वरित हो रही है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, तो ये थी बच्चों अपनी आज की थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप क्लास, आवेश के बारे में अपन लोगों ने आज देखा। कल आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे अपन लोग कि जो आवेश है वो उनका नाम है धनावेश ऋणावेश, कैसे पढ़ा, कैसे उनकी खोज हुई, तो वो सारी चीज़ अपन लोग कल की क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक अब वो आप लोगों की समझ में आया होगा। डेली क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है, क्लास लेते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।